प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद एकेडमी सूचना ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। व्यवसायिक संगठन के जो स्वरूप, उसमें एकल स्वामित्व व्यवसाय है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी जिसको बोलते हैं, साझेदारी व्यवसाय, और उसके बारे में सहकारी संगठन। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इसके गुण दोष सीमाएं हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समितियों के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती हैं, कोऑपरेटिव कमेटी जो होती है कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन की दृष्टि से सहकारी समितियां जो होती हैं, इसके प्रकारों को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। निम्नलिखित भागों में बांटेंगे, अनेक भागों में इसको बांटते हैं। जैसे उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता सहकारी समितियां। एक आती है उत्पादन सहकारी समितियां। उत्पादन सहकारी समितियां। उत्पादन सहकारी समितियां। इसके बाद में है विपणन सहकारी समितियां। विपणन सहकारी समितियां। उसके बाद में किसान सहकारी समितियां। किसान सहकारी समितियां। सहकारी ऋण समितियां। सहकारी आवास समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादन सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान सहकारी समितियां, सहकारी ऋण समितियां, सहकारी आवास समितियां। इसके अलावा भी वर्तमान समय के अंदर डेयरी समितियों के नाम से भी अपने यहाँ पे डेयरी सहकारी समितियां हैं, उनकी स्थापना भी की गई है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संचालन समितियों की स्थापना भी सरकार के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से इनके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सहकारी समितियों के प्रकारों में सबसे पहले जो आता है वो आता है एक नंबर पे उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियां। कंज्यूमर कोऑपरेटिव कमेटी जो होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको उपभोक्ता सहकारी भंडार के नाम से भी जानते हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की जो स्थापना की गई थी वो 1967 में की गई थी, जो उपभोक्ता सहकारी भंडार के नाम से जानते हैं। और 2000 तक आंकड़े हमारे पास हैं, जिनके अनुसार 613 उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं।
ये हमारे देश में उस समय मौजूद थे। उपभोक्ता सहकारी समितियों का जहां तक प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी समिति जो होती है इसके अंतर्गत इसका गठन उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए किया जाता है। उपभोक्ता सहकारी समितियों में पहले जो स्टेप आता है उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, उपभोक्ता की रक्षा करने के लिए सहकारी समिति का गठन किया जाता है। सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं वे उपभोक्ता होते हैं जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं होती हैं, अच्छी क्वालिटी की जो वस्तुएं होती हैं वो कम कीमत पे या उचित दर पे उनको प्राप्त हो जाए, वे इसके सदस्य होते हैं। तीसरा जो इसके अंदर देखने को आता है वो आता है उपभोक्ता सहकारी समिति के अंतर्गत मध्यस्थों की समाप्ति। मध्यस्थों की समाप्ति होती है। उपभोक्ता सहकारी समिति जो है उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की जो वस्तुएं होती हैं, सही प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो कम कीमत के ऊपर मिल सके, परमापित वस्तुएं जो होती हैं वो इनको मिल सके, इसलिए मध्यस्थों की समाप्ति होती है। मध्यस्थों की समाप्ति का अर्थ होता है कि यहाँ पे उपभोक्ता सहकारी भंडार या उपभोक्ता सहकारी समिति जो होते हैं उसके सदस्य जो होते हैं वो डायरेक्ट निर्माताओं से, उत्पादकों से माल क्रय कर लेते हैं। यहाँ पे मध्यस्थ नहीं होते, मध्यस्थों की समाप्ति होती है क्योंकि डायरेक्ट क्या करते हैं निर्माताओं तथा उत्पादकों से मिल लेते हैं, उनसे माल क्रय करते हैं। ठीक है। तथा बाजार मूल्य पर उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार बेच देते हैं। क्रय जो होता है बाजार मूल्य के आधार पे जो किया जाता है। इस प्रकार से समिति को जो लाभ होता है वो क्रय के अनुपात में सभी जो सदस्य होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। क्रय के अनुपात में सभी आपस में बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समितियां जो है ये उपभोक्ता सहकारी समिति अधिनियम 1912 द्वारा शासित होती है, वही कानून इसके ऊपर लागू होता है। उपभोक्ता सहकारी समिति में उपभोक्ताओं की रक्षा, इनके हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन किया जाता है। उपभोक्ता सहकारी समिति के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो कम कीमत के ऊपर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता सहकारी समिति में मध्यस्थों की समाप्ति होती है क्योंकि इसमें उपभोक्ता सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं, संगठन जो होता है, इसमें डायरेक्ट निर्माताओं से माल क्रय कर लेते हैं जिस कारण वो सस्ता भी होता है। मध्यस्थों जो होते हैं उनकी समाप्ति होने से माल सस्ता आता है तथा वो उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य के ऊपर बेच दिया जाता है तथा जो भी लाभ होता है वो उपभोक्ताओं को क्रय के अनुपात में बांट लिया जाता है। जिस हिसाब से उनका लेन देन हुआ है उसी अनुपात में लाभ को बांट दिया जाता है। दूसरा जो इसके अंदर जाता है वो है उत्पादक सहकारी समितियां। उत्पादक सहकारी समितियां वे होती हैं जो छोटे उत्पादक होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे उद्योगपति जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं, इनको देश में बढ़ावा देने के लिए उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गई। उत्पादक सहकारी समितियों को इनके द्वारा छोटे लघु उद्योग लगाने वाले जो लोग होते हैं उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है, बाजार की मांग के अनुसार ये वस्तु का उत्पादन करते हैं। बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी प्रतियोगिता में खड़े रहने के लिए और ये उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है जिससे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे उद्योगपति होते हैं, वो भी देश के अंदर इस प्रकार के उत्पादन संबंधी कार्य या लोगों की आवश्यकता या मांग के अनुसार कार्य करके देश में इस प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना इनके द्वारा की जा सके। इसके अंतर्गत
जो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आगे जुटाते हैं। 10 समिति का जो उद्देश्य होता है बड़े उद्योगपति या पूंजीपति होते हैं उनकी प्रतियोगिता में खड़े रहना। इस प्रकार से समिति के द्वारा छोटे जो उत्पादक होते हैं उनको कच्चा माल वगैरह या अन्य प्रकार की आगत उपलब्ध करवा करके और उनको सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है विपणन सहकारी समितियां। विपणन सहकारी समितियां, तीसरा जो आता है वो आता है विपणन सहकारी समितियां। विपणन सहकारी समितियों की स्थापना जो है हमारे यहाँ राजस्थान में 26 नवंबर 1957 को की गई थी। 1957 26 नवंबर 1957 को हमारे यहाँ पे इनकी स्थापना की गई थी। विपणन सहकारी समितियों का जहां तक प्रश्न है, विपणन सहकारी समितियों का जहां प्रश्न है, हमारे देश में कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए विपणन सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। तो इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद को बढ़ाना, उपज का उचित मूल्य प्रदान करना, उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। तो हमारे यहाँ पे किसानों को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं है। कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों का जो कृषि उत्पादन संबंधी जो उपज होती है उसका उचित मूल्य दिलाना भी इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। इसके अंदर भी विपणन सहकारी समितियां होती हैं, इसके अंतर्गत भी मध्यस्थों की समाप्ति होती है। विपणन सहकारी समितियों का जो मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है कि हमारे किसानों की जो उपज होती है उनको विपणन सहकारी समितियां जो होती हैं उचित मूल्य पर इनको खरीद लेती हैं। इनके दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक समर्थन मूल्य होता है, एक बाजार मूल्य होता है। विपणन सहकारी समितियां किसानों का जो अनाज होता है वो जिस मूल्य के ऊपर खरीदते हैं उसको समर्थन मूल्य बोलते हैं, और जो वस्तुएं मार्केट के अंदर जो बिकती हैं उसको बाजार मूल्य बोलते हैं। जिस प्रकार से अभी सरकार जो है किसानों को उचित मूल्य मिल सके इसके लिए हमारे यहाँ पे सरसों चने गेहूं वगैरह जो होते हैं या बाजरा वगैरह जो होता है वो सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य के ऊपर, जिस प्रकार से अगर चने के हिसाब से देखें तो मार्केट में 4000 रुपए के आसपास इसके भाव होते हैं, लेकिन सहकारी समितियों के माध्यम से 4875 रुपए में जो है, इसी प्रकार से 4800 के आसपास सरसों की जो खरीद होती है तो मार्केट जो मूल्य होता है उसकी तुलना में इनको अपने उपज का उचित मूल्य मिल सके। जिस प्रकार से इनकी लागतें होती हैं, लागतों के हिसाब से इनको आवक हो सके, इनको मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए सहकारी समितियां जो होती हैं इसके माध्यम से किसान जो होते हैं उनके उपज को समर्थित मूल्य पे, सहकारी समितियों का जो समर्थन मूल्य होता है जो बाजार मूल्य से अधिक होता है उस मूल्य पे खरीदते हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का अधिक लाभ मिल सके। इसलिए विपणन सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है, उचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके। इसके अलावा कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उचित मूल्य दिलाना और मध्यस्थों की समाप्ति करना, और इसके अलावा किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार से कृषि जो आगत होते हैं, कृषि संबंधी जो उपकरण होते हैं जैसे खाद है, बीज है, तकनीक है, अनेक यंत्र वगैरह जो होते हैं, मशीनें वगैरह जो होती हैं वो भी इनको उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसके द्वारा अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध हो और उनको उत्पादन में वृद्धि हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है चौथे नंबर पे किसान सहकारी समितियां
किसानों संबंधी सहकारी समितियों की स्थापना भी की जाती है। किसान सहकारी समितियां वे होती हैं जो किसानों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उनको सहायता प्रदान की जाती है। जैसे किसानों को कम कीमत के ऊपर उनको ऋण दिया जाता है। सहकारी समितियां जो सहकारी जो बैंक जो वगैरह जो होते हैं उनके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अनेक प्रकार से जो कृषि आगत होते हैं वे उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अंदर उपकरण वगैरह भी होते हैं। इसे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसानों के द्वारा अपनाई जा सके। उसके बाद में सहकारी ऋण समितियां सहकारी ऋण समितियों का जहां तक हमारे यहाँ पे प्रश्न है, सहकारी ऋण समितियों के अंतर्गत वे लोग शामिल होते हैं जो कम ब्याज के ऊपर जिनको साख की आवश्यकता होती है, साख सुविधाओं की जिनको आवश्यकता होती है, वो इसके सदस्य होते हैं। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को या सहकारी ऋण समितियां जो होती हैं अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं। इस प्रकार से सदस्य जो होते हैं सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं, जो लोग शेठ साहूकार महाजन जो होते हैं अधिक ब्याज के ऊपर जो ऋण देते हैं उनके चुंगल से ये बच जाते हैं और कम ब्याज दर के ऊपर इनको ऋण प्राप्त हो जाता है। जहां तक सहकारी साख का प्रश्न है, राजस्थान में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ पे सहकारी संस्थाओं का जो ढांचा है एक प्रकार से वो हम आपको बताते हैं। सहकारी समितियों का जो हमारे यहाँ पे जो ढांचा तो दिया गया है सहकारी साख का ढांचा, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं अल्पकालीन एवं मध्यकालीन और एक होते हैं दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण सहकारी समितियों जो हमारे यहाँ पे किसानों को जो ऋण उपलब्ध करवाती हैं या साख की जो सेवाएं प्रदान करती हैं उनको हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक अल्पकालीन एवं मध्यकालीन, दूसरे होते हैं दीर्घकालीन। इस प्रकार से अल्पकालीन में हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के बैंक होते हैं। एक होते हैं शीर्ष बैंक, एक होते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक और तीसरा है ग्रामीण साख समितियां। साख समितियां इनको तीन भागों में बांटते हैं। शीर्ष बैंक अपने यहाँ पे देश में राजस्थान में यहाँ पे एक है। उसके बाद केंद्रीय सहकारी जो बैंक है वो 29 है, 429 इसकी शाखाएं हैं। इसके बाद में ग्रामीण सहकारी समितियां हैं अपनी, वो है 2015 तक के 6231 है। 6231 ग्रामीण सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। उसके बाद में दीर्घकालीन सहकारी जो बैंक होते हैं इसमें राज्य सहकारी विकास बैंक आते हैं। राज्य सहकारी विकास बैंक आता है, विकास बैंक, और दूसरा आता है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक, ये दो बैंक जो हैं ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से सहकारी साख का ढांचा राजस्थान में इस प्रकार से अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन दो भागों में बांटते हैं। शीर्ष बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी समितियां इसमें आते हैं। शीर्ष बैंक राजस्थान में एक है,
केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है, 429 शाखाएं हैं, 6231 जो है वो ग्रामीण सहकारी समितियां जो ग्रामीण स्तर के ऊपर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा 2 राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, ये राज्य स्तर के ऊपर होता है, ये जिला स्तर के ऊपर होता है। ये थी ऋण सहकारी समितियां। इसके बाद में सहकारी आवास समितियां, सहकारी आवास समितियां, सहकारी आवास समितियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहकारी आवास समितियों में इनकी स्थापना कम आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनको उचित रेट के ऊपर आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। सहकारी आवास समितियां जो होती हैं इनके माध्यम से हमारे यहाँ पे उचित लागत पर मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। इसके अंदर के सदस्य उचित मूल्य पर अपना फ्लैट वगैरह जो होते हैं वो खरीद सकते हैं। सहकारी आवास समितियों के अंदर अनेक प्रकार की जो मकान की सुविधा होती है, फ्लैट की सुविधा होती है, वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति होते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अगर मकान वगैरह बनाते हैं तो सहकारी आवास समितियां होती हैं, उचित रेट के ऊपर उनको प्लॉट वगैरह या जमीन वगैरह जो होती है वो भी इनको उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार से सहकारी आवास समितियां जो होती हैं, इस संविधान स्थान में 1202 सहकारी आवास समितियां हैं। 1202 सहकारी आवास समितियां हैं जो लोगों को उचित रेट के ऊपर आवास उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा जैसे डेयरी सहकारी समितियां हैं, डेयरी सहकारी समितियों में अगर देखें तो राज्य में दुग्ध विकास डेयरी सहकारी समिति है, जैसे सरस वगैरह जो है, अमूल वगैरह है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हमारे राज्य में सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान है, जिसके अंतर्गत सहकारी आंदोलन की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए व्यवसायिक प्रबंध एवं दक्ष कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा मिल सके। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सहकारी समितियों के जो प्रकार हैं इनके बारे में थोड़ा अध्ययन किया है। सहकारी समितियों के माध्यम से अगर हम लोग देखते हैं तो आज हमने उपभोक्ता सहकारी समिति है, उत्पादक सहकारी समिति है, विपणन सहकारी समितियां हैं, ये किसान सहकारी समितियां हैं, ऋण सहकारी समितियां हैं, आवास सहकारी समितियां हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये था हमारा सहकारी संगठन, जिसमें हम लोगों ने सहकारी संगठन क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, इसके गुण, दोष और सहकारी समितियों के प्रकार। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी के बारे में, संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।